नमस्ते दोस्तों, और इस बेहद खास पॉडकास्ट में आपका दिल से स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पिछले कई दशकों से दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन आर कॉवी की लिखी हुई मास्टरपीस द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी अति प्रभावकारी लोगों की 7 एडिटिंग। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास बेहतर नौकरी हो, ज्यादा पैसा हो, अच्छे रिश्ते हो और मन की शांति हो। लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें वैसा परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों होता है? स्टीफन कॉवी कहते हैं कि समस्या हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, हमारे देखने के नजरिए में है। इस पूरे सेशन में हम उन 7 एडिटन को गहराई से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी जो इस किताब की नींव है। सबसे पहले हमें समझना होगा कैरेक्टर एथिक और पर्सनालिटी एथिक के बीच का अंतर। पिछले 50 to 60 सालों में सफलता के बारे में जो भी किताबें लिखी गई है, वो ज्यादातर पर्सनालिटी एथिक पर ध्यान देती है, यानी व्यक्तित्व पर। ये किताबें सिखाती हैं कि कैसे मुस्कुराएं, कैसे लोगों को प्रभावित करें, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। ये चीजें जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ बैंड एड यानी ऊपरी इलाज की तरह है। कॉवी कहते हैं कि असली सफलता कैरेक्टर एथिक से आती है, यानी आपके चरित्र से। इसका मतलब है ईमानदारी, वफादारी, साहस, न्याय और धैर्य जैसे गुण। अगर आपका चरित्र मजबूत नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी चालाकी से बात कर लें, लोग अंत में आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए ये 7 एडिटन आपके चरित्र को अंदर से मजबूत बनाने के लिए हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो हमें समझना जरूरी है, वो है पैराडाइम यानी नजरिया। जरा सोचिए, अगर आपको दिल्ली में किसी जगह जाना है, लेकिन आपके हाथ में मुंबई का नक्शा है, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचे, आप कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। गलत नक्शा होने पर आपका बिहेवियर या एटीट्यूड मैटर नहीं करता। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हमारे दिमाग में दुनिया के, लोगों के और खुद के बारे में कई नक्शे यानी पैराडाइम्स होते हैं। अगर ये नक्शे ही गलत है, तो हमारी कोशिशें बेकार जाएंगी। कॉवी एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं जो उनके साथ सबवे ट्रेन में हुआ था। एक रविवार की सुबह लोग शांति से बैठे थे, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई सो रहा था। तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ा। बच्चे चिल्लाने लगे, चीजें फेंकने लगे और पूरा माहौल खराब हो गया। वो आदमी बस चुपचाप बैठा रहा। कॉवी को गुस्सा आ गया कि ये आदमी कितना लापरवाह है। उन्होंने उस आदमी से कहा कि कृपया अपने बच्चों को संभालिए। उस आदमी ने होश में आते हुए कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, जहां इनकी मां की मौत हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और शायद इन्हें भी नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करें। दोस्तों, जरा सोचिए, उस एक पल में कॉवी का गुस्सा गायब हो गया और उनकी जगह हमदर्दी ने ले ली। क्यों? क्योंकि उनका पैराडाइम यानी नजरिया बदल गया था। जब हमारा नजरिया बदलता है, तो हमारा व्यवहार अपने आप बदल जाता है। ये 7 एडिटन दरअसल हमारे जीवन के नजरिए को बदलने का काम करती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं पहली आदत से। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी स्वयं पहल करें या हमेशा जिम्मेदार बने। प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमारा व्यवहार हमारे निर्णयों का परिणाम है, न कि हमारे हालात का।
जो लोग रिएक्टिव होते हैं यानी प्रतिक्रियात्मक, वो अपने मौसम के हिसाब से बदलते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वो खुश है, अगर लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो खुश है। लेकिन अगर मौसम खराब है या लोग उन्हें बुरा भला कहते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। रिएक्टिव लोग अपनी भावनाएं दूसरों के हाथ में दे देते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपना मौसम खुद साथ लेकर चलते हैं। चाहे बाहर बारिश हो या धूप, अगर उन्हें अपना काम करना है तो वो करेंगे। वो जज्बातों से नहीं बल्कि सोची समझी वैल्यूज कदर से चलते हैं। कवि यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्टिम्युलस उत्तेजना और रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया के बीच में एक स्पेस जगह होती है। उस जगह में हमारी आजादी और ताकत होती है कि हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सके। मान लीजिए किसी ने आपको बुरा भला कहा, ये स्टिम्युलस है। अब आपके पास चुनाव है। क्या आप भी पलटकर बुरा बोलेंगे, ये रिएक्टिव है, या आप शांत रहकर, मुस्कुराकर या इस बात को अनसुना करके आगे बढ़ेंगे, ये प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में जानते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो चीजें आती है जिनके बारे में हम चिंता करते हैं लेकिन हमारा उन पर कोई बस नहीं चलता, जैसे मौसम, इकोनॉमी, दूसरों का व्यवहार, युद्ध आदि। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें आती है जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारा व्यवहार, हमारी मेहनत, हमारी पढ़ाई, हमारे शब्द। प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पार लगाते हैं। वो उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं, जिसे उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जाता है। वही दूसरी तरफ रिएक्टिव लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके बस में नहीं है, और नतीजा ये होता है कि वो सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ता जाता है। इसलिए दोस्तों, पहली आदत हमें सिखाती है, मैं मजबूर नहीं हूं, मैं चुनाव कर सकता हूं। अब बढ़ते हैं दूसरी आदत की तरफ, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। इसका मतलब है कि आज आप जो भी कर रहे हैं उसकी शुरुआत इस समझ के साथ करें कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। जरा एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक अंतिम संस्कार में गए हैं। आप हॉल में जाते हैं, फूलों को देखते हैं, लोगों के चेहरों पर दुख देखते हैं। जब आप आगे बढ़कर ताबूत, कॉफिन में देखते हैं तो आप पाते हैं कि वो आप ही है। ये आज से 3 साल बाद आपका अंतिम संस्कार है। वहां कैर लोग आपके बारे में बोलने वेल है, एक आपके परिवार से, एक आपका दोस्त, एक आपके काम की जगह से और एक आपके समाज से। आप क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहें? आप किस तरह के इंसान के रूप में याद किया जाना चाहते हैं? आपने किसकी जिंदगी को छुआ? यही है अंत को ध्यान में रखना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल कहाँ है तो आप चाहे कितनी भी तेजी से दौड़े, आप गलत जगह ही पहुंचेंगे। हम में से बहुत से लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि सीढ़ी शायद गलत दीवार पर लगी है। इस आदत को अपनी जिंदगी में लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना। ये एक संविधान की तरह है जो आपके जीवन के मूल सिद्धांतों को परिभाषित करता है। जैसे एक देश अपने संविधान के हिसाब से चलता है, वैसे ही आपको अपने मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। ये आपको भटकने नहीं देगा। जब आपके पास एक क्लियर मिशन होता है तो आपको ना कहने में आसानी होती है उन चीजों को जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। अब आते हैं तीसरी आदत पर, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी चीजों को सबसे पहले रखें। अगर आदत 1 कहती है कि आप क्रिएटर है
और आदत 2 पहली रचना है दिमाग में, तो आदत 3 दूसरी रचना है भौतिक रूप में। ये टाइम मैनेजमेंट का निचोड़ है। कॉवी हमें एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स दिखाते हैं जिसमें हमारे कामों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। क्वाड्रेंट 1 में वो काम है जो अर्जेंट, आवश्यक और इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, जैसे क्राइसिस, डेडलाइन, वेल प्रोजेक्ट्स, मेडिकल इमरजेंसीज। यहाँ हमारा ज्यादा वक्त स्ट्रेस में बीतता है। क्वाड्रेंट 3 में वो काम है जो अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कुछ फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स जो जरूरी लगती है पर होती नहीं। क्वाड्रेंट 4 में वो काम है जो ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट, जैसे एक्सेसिव टीवी देखना, टाइम वेस्ट करना। सफल लोग अपना ज्यादातर वक्त क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। ये वो काम है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे रिश्ते बनाना, प्लानिंग करना, एक्सरसाइज करना, नई स्किल्स सीखना, प्रिवेंशन करना। समस्या ये है कि क्योंकि ये काम अर्जेंट नहीं होते, हम इन्हें टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज कल कर लेंगे, परिवार के साथ वक्त कल बिता लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता जब तक कोई क्राइसिस ना आ जाए, जो कि क्वाड्रेंट 1 है। आदत 3 हमें सिखाती है कि हमें क्वाड्रेंट 2 में जीना चाहिए। इसके लिए हमें उन चीजों को ना कहना होगा जो क्वाड्रेंट 3 और 4 में आती है। गोइथ ने कहा था, जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है, उन्हें उन चीजों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती है। तो दोस्तों, ये 3 एडेटिन 1, 2 और 3 प्राइवेट विक्ट्री यानी निजी जीत के लिए थे। ये आपको डिपेंडेंट, निर्भर से इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनती है। लेकिन असली सफलता अकेले नहीं मिलती, वो मिलती है दूसरों के साथ मिलकर काम करने में, यानी इंटरडिपेंडेंस में। अगली 3 एडेटिन हमें पब्लिक विक्ट्री यानी सार्वजनिक जीत की तरफ ले जाती है। लेकिन दूसरों के साथ रिश्ते बनाने से पहले हमें इमोशनल बैंक अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे एक बैंक अकाउंट में हम पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं, वैसे ही हर रिश्ते में एक भावनात्मक खाता होता है। जब हम किसी के साथ काइंड होते हैं, वादे पूरे करते हैं, सच बोलते हैं, तो हम डिपॉजिट करते हैं और विश्वास बढ़ता है। जब हम गुस्सा करते हैं, वादे तोड़ते हैं, तो हम विथड्रॉ करते हैं। अगर खाता खाली हो जाए तो रिश्ता टूट जाता है। चौथी आदत है थिंक विन विन यानी जीत जीत की सोचिए। जीवन कोई खेल नहीं है जहां एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। विन विन एक दिमागी और दिली नजरिया है जो हर रिश्ते में, हर डील में दोनों पक्षों का फायदा ढूंढता है। ये मानता है कि सबके लिए काफी है, अबंडेंस मेंटालिटी। अक्सर लोग विन लूज सोचते हैं, मैं जीतूं तुम हारो, जो कि अथॉरिटेरियन है, या लूज विन मैं हारूं तुम जीतो, जो कि डोरमैट बनने जैसा है। कुछ लोग लूज लूज भी करते हैं, अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम्हें भी नहीं जीतने दूंगा। कॉवी कहते हैं कि अगर विन विन संभव ना हो तो विन विन और नो डील बेहतर है। यानी अगर हम दोनों खुश नहीं हो सकते तो हम डील ही नहीं करेंगे। ये सफलता की नींव है क्योंकि ये लंबे समय तक रिश्तों को बनाए रखती है। इसके बाद आती है 5वीं आदत, जो शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे प्रभावशाली है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड यानी पहले समझो फिर समझाओ। अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सुन नहीं रहे होते, हम बस बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे, लेकिन हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। कॉवी आईएससी एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। इसका मतलब है दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखना। जैसे एक डॉक्टर पहले डायग्नोज करता है फिर प्रिस्क्राइब करता है, वैसे ही हमें पहले सामने वाले की बात, उसकी फीलिंग्स,
उसकी सिचुएशन को पूरी तरह समझना चाहिए। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सच में सुना और समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर आपको बिना चेक किए दवाई दे दे तो क्या आप वो खाएंगे? नहीं ना। तो फिर हम बिना सुने सलाह क्यों देते हैं? छठी आदत है सिनर्जाइज, यानी तालमेल बनाना या 1 और 1 11 करना। सिनर्जी का मतलब है कि पूरा हिस्सा टुकड़ों के जोड़ से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जब दो लोग अलग अलग नजरिए लेकर मिलते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हैबिट 4 और 5 का उसे करके, तो वो एक ऐसी तीसरी चीज बना सकते हैं जो अनमेन से कोई भी अकेले नहीं बना सकता था। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है जहां 1+1=5 हो, ये सिनर्जी है जहां 1+1=3 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। सिनर्जी का दुश्मन है सामंथा की चाहत। अगर दो लोग एक जैसा सोचते हैं तो एक की जरूरत नहीं है। असली ताकत अंतर डिफरेंसेस में है। हमें लोगों की अलग सोच की कदर करनी चाहिए क्योंकि वही से नए आइडियाज जन्म लेते हैं। आखिर में आती है 7वीं आदत, जो बाकी 6 की सुरक्षा करती है, शार्पन द सॉ, यानी आरी को तेज करना। इमेजिन कीजिए, एक आदमी जंगल में एक पेड़ काट रहा है। वो पैजीन से लथपथ है और 5 घंटे से लगा हुआ है। आप पूछते हैं, भाई थोड़ी देर रुककर आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? काम जल्दी हो जाएगा। वो जवाब देता है, मेरे पास आरी तेज करने का वक्त नहीं है, मैं काटने में बहुत व्यस्त हूं। हम में से कई लोग यही गलती करते हैं। हम इतने व्यस्त हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खुद को मेंटेन नहीं करते। आदत 7 कहती है कि हमें अपने आप को 4 हिस्सों में रिन्यू करना चाहिए। 1 फिजिकल, शारीरिक, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, आराम। 2 स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, नेचर में वक्त बिताना, मेडिटेशन, प्रेयर, म्यूजिक, वो चीजें जो आपको शांति दे। 3 मेंटल, मानसिक, पढ़ाई, लिखना, नई स्किल्स सीखना। 4 सोशल इमोशनल, सामाजिक, भावनात्मक, लोगों की मदद करना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, एम्पैथी की प्रैक्टिस करना। जब आप ये करते हैं तो आप बाकी की 6 आदतें को बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। ये एक अपवर्ड स्पाइरल है, यानी एक ऊपर जाता हुआ चक्कर, सीखना, कमिट करना और करना। दोस्तों, स्टीफन कॉवी की ये 7 आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये जीवन जीने के वो शाश्वत सिद्धांत है जो हर जमाने में, हर जगह और हर इंसान पर लागू होते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए लगातार कोशिश और धैर्य की जरूरत होती है। शुरुआत कीजिए पहली आदत से, अपनी भाषा को बदलिए। मैं मजबूर हूं की जगह मैं कर सकता हूं कहिए। फिर अपना मिशन स्टेटमेंट लिखिए। अपने वक्त को उन चीजों पर लगाइए जो सच में मायने रखती है। दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे जरूरी, अपना ख्याल रखिए। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको एक नई दिशा मिली होगी। इन आदतों को एक एक करके अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते और आपका काम बेहतर होता चला जाएगा। शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई और प्रभावशाली चर्चा के साथ। तब तक प्रोएक्टिव बनिए और आगे बढ़ते रहिए।